नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ स्तुति झा। अब रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों की तरफ। मेरठ सर्किट हाउस में हाल ही में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री पंडित सुनील भराला ने घूसखोर पंडित विवाद पर समाज की जीत का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि वेब सीरीज के आपत्तिजनक शीर्षक को लेकर उठे जन आक्रोश पर सामाजिक दबाव के बाद संबंधित पक्ष ने शीर्षक बदलने का निर्णय लिया है। ये कदम समाज की गरिमा की रक्षा दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। पंडित सुनील भराला ने केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सकारात्मक हस्तक्षेप से ये मामला समाज के पक्ष में सुलझा। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी जाति या समाज को सामूहिक रूप से अपमानजनक तरीके से प्रस्तुत करना संविधान के सिद्धांतों के विरुद्ध है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि भविष्य में जाति सूचक या अपमानजनक सामग्री पर परिषद कड़ा विरोध करेगी। साथ ही जेएनयू सहित कुछ स्थानों पर लगाए जा रहे आपत्तिजनक नारे सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा है और परिषद ऐसे तत्वों के खिलाफ हर स्तर पर संघर्ष करेगी। पिछले दिनों से ब्राह्मणों पर लगातार हमले हो रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश सरकार के एक आईएएस ऑफिसर संतोष वर्मा ने पूरे ब्राह्मण समाज की बेटियों को अपमानित करने का काम किया। उसके बाद में यूजीसी पर लेकर के उन विद्यार्थियों को अपमानित करने का एक ड्राफ्ट लाया गया और उसके बाद जो है अब एक वेब सीरीज बनाई गई जिसपे घूसखोर पंडित नाम दिया गया। ये ब्राह्मणों पर लगातार हमले हो रहे हैं। घूसखोर पंडित को लेकर के जिस प्रकार से राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने सड़कों से लेकर के और पत्राचार के और ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग और लड़ाई लड़ी है, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद मैं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को, जो पत्र लिख करके मांग की गई थी कि तत्काल वेब सीरीज से घूसखोर पंडित नाम हटा करके उसको एकदम से अविलंब दूर किया जाए और जो उसके डायरेक्टर और निर्देशक है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इस मांग को लेकर के रात को भारत सरकार के हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने फैसला लिया और उस पर से घूसखोर पंडित नाम हटाने का निर्देश जारी किया। मैं उनको धन्यवाद देता। वहीं गाजियाबाद युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एआईएमआईएम के पूर्व विधायक प्रत्याशी एडवोकेट रवि गौतम ने लोनी से विधायक नंदी किशोर के पंडित सबके बाप है वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस बयान को समाज को बांटने वाला और संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया। एडवोकेट ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। किसी एक जाति या वर्ग को श्रेष्ठ बताकर बाकी समाज को नीचा दिखाना न केवल अनुसूचित है बल्कि सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाला भी है। उन्होंने विधायक नंदी किशोर से अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। रवि गौतम ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों को अपनी भाषा और बयानों में मर्यादा रखनी चाहिए। नेताओं की जिम्मेदारी समाज को जोड़ने की होती है, न कि ऐसे बयान देकर तनाव और विभाजन को पैदा करने की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में इस तरह के विवादित बयान दिए जाते रहे तो युवा शक्ति दल लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेगा। जय भीम, जय भारत। साथियों, गाजियाबाद से लोनी के विधायक हैं नंद किशोर। उन्होंने एक गैर संवैधानिक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण सभी समुदाय का बाप है। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है कि ब्राह्मण जो है वो मेरा भी बाप है। तो मैं पूछना चाहता हूं नंद किशोर से कि वो ठेकेदार है क्या सब समुदाय के? जाट, गुजर, तेल, तमोली, पासी, जाट जो 36 बरादरी है, 6743 जो जातियां हैं उन सबके ठेकेदार है क्या नंद किशोर गुजर? भाई हमें कोई आपत्ति नहीं, नंद किशोर के बाप एक बार नहीं 100 बार हो ब्राह्मण समाज, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पूरे समुदाय का कोई किसी का बाप नहीं होता। खास करके जो मेरे गुर्जर समाज के लोग हैं मैं उनसे भी कहूंगा कि भाई इस बात को आप अपने स्तर से खारिज किया जाए, क्योंकि कोई भी जाति समुदाय होती है तो उसमें भाईचारा होता है, मित्रता होती है, लेकिन बाप कोई किसी का नहीं होता। वहीं ग्रेटर नोएडा से जुड़ी गैंगस्टर रवि कान्हा मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। बांदा जेल प्रशासन ने रवि कान्हा की रिहाई को लेकर सीजेएम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। जमानत पर रिहाई के बाद जेल प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल
खड़े हो गए हैं, खासकर तब जब आरोपी के खिलाफ बी वारंट जारी था। इसको लेकर कोर्ट ने जेल प्रशासन से स्पष्ट और विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर रवि काना की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी। उसे पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई है, जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिले में लगातार दबिश दे रही है। रवि काना D90 गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और उसके खिलाफ लूट, हत्या, रंगदारी और गैंगस्टर एक्ट समेत कुल 29 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा से बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। ग्रेटर नोएडा जोन के एसीपी हेमंत उपाध्याय को उनके पद से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने इस कार्रवाई को सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बताया है, लेकिन युवराज मेहता मौत मामले के बाद इस फैसले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि युवराज मेहता की मौत के मामले में गठित एसआईटी जांच को करीब 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। इस देरी को लेकर मृतक के परिजन और स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है और वो लगातार रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। मामले में जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। एसीपी को हटाए जाने के बाद फिलहाल एसीपी अरविंद कुमार को अतिरिक्त आभार सौंपा गया है। पुलिस विभाग के सूत्रों के अनुसार जल्द ही ग्रेटर नोएडा जोन में एसीपी की तैनाती की जा सकती है। हालांकि प्रशासन इसे नियमित फेरबदल बता रहे हैं, लेकिन युवराज मेहता केस में इस कार्रवाई को जोड़कर देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में एसआईटी रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। वहीं मुजफ्फरनगर जनपद की खतौली कोतवाली उस समय चर्चा का केंद्र बन गई जब 8 फीट 2 इंच लंबा युवक करण वहां पहुंचा। जैसे ही करण कोतवाली परिसर में दाखिल हुआ, उसे देखने के लिए पुलिसकर्मियों और मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई। करण पासपोर्ट वेरिफिकेशन के सिलसिले में कोतवाली पहुंचा था, लेकिन उसकी असाधारण लंबाई ने सबका ध्यान खींचा और बताया जा रहा है कि करण खेतौली क्षेत्र के भगेला गांव का रहने वाला है और उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। खास बात यह है कि करण की मां भी देश की सबसे लंबी महिला रह चुकी हैं, जिससे ये परिवार पहले से ही चर्चा में रहा है। कोतवाली में मौजूद पुलिसकर्मी भी करण के साथ सेल्फी लेने से खुद को रोक नहीं पाए। करण का शांत और सरल स्वभाव लोगों को काफी पसंद आया। पासपोर्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद करण कोतवाली से रवाना हो गए, लेकिन उनकी मौजूदगी लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि करण न सिर्फ जिले बल्कि पूरे देश के लिए सबसे खास पहचान बन चुके हैं और आने वाले समय में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की 100 विंडो कहे जाने वाले नोएडा शहर में बड़ा हादसा हो गया है। थाना सेक्टर 142 क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 144 स्थित एक निर्माणाधीन साइट पर अचानक शटरिंग भयाभर गिर गई। शटरिंग गिरते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास काम कर रहे मजदूरों में दहशत फैल गई। हादसे के समय साइट पर काम कर रहे 3 मजदूर शटरिंग के मलबे में दब गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू कर ऑपरेशन शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला गया और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान डॉक्टरों ने 2 मजदूरों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 1 मजदूर का इलाज जारी है। हादसे के बाद पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए साइट के सुपरवाइजर और ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। आज दिनांक 8 फरवरी 2024 को थाना 142 क्षेत्र के अंतर्गत एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम करते वक्त शटर का काम करते वक्त जो स्कैफोल्डिंग्स थे उसमें गिरने की वजह से 3 लोगों को चोट आई, जिसमें तुरंत उपचार के लिए पास अस्पताल में तुरंत तत्काल पुलिस के द्वारा ले जाया गया, जिसमें इलाज के दौरान 2 लोग संदर्भ पर 2 लोगों को पुलिस ने पूछताछ हिरासत में लिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, अनुमति
वहीं गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र से गंभीर घरेलू हिंसा का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला कविता ने अपने पति आदेश कुमार और ससुराल पक्ष पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने जैसे आरोप लगाए हैं। कविता का कहना है कि उसे लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया और इसके बाद उस पर आरोप लगाया गया कि उसने उनके लाइसेंस हथियार अपने पास रख लिए। पीड़ित के अनुसार जब उसने घर पर अलमारी की तलाशी ली तो उसमें एक मौजे में गोलियां मिली। कविता ने बताया कि उसका पति आर्मी से रिटायर है और उन्होंने अपने लाइसेंस हथियार अपने भतीजे को दे रखे थे, जो नियमों का उल्लंघन है। पीड़िता ने इस मामले में जानकारी के लिए ऑनलाइन रेजिमेंट बरेली से संपर्क किया, जहां उन्हें स्थानीय पुलिस को सूचना देने की सलाह दी गई। इसके बाद कविता ने थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू की है। घरेलू हिंसा और लाइसेंस हथियारों के दुरुपयोग के आरोपी की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। ये मामला फिर से घरेलू हिंसा और हथियारों के दुरुपयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। जी, मेरा नाम कविता है। मेरे पति ने पिछले हफ्ते एसएसपी ऑफिस के बाहर जाके जो है हमारे खिलाफ रिपोर्ट की थी। उन्होंने मीडिया में जो बयान दिए कि हमने उनके हथियार रखे हुए हैं, लाइसेंसी हथियार रखे हुए हैं। मुझे नहीं पता था लाइसेंसी हथियार है या नहीं है, उनका लाइसेंस है या नहीं है। मैं भी परसों अपने घर में उनका बॉक्स रखा हुआ है, क्योंकि आर्मी से रिटायर पर्सन है वो। उनका बॉक्स देख रही थी तो उनके बॉक्स में मुझे एक जुराब मिली जिसमें कुछ बुलेट्स बंधी हुई थी। मुझे नहीं पता वो बुलेट्स किसकी थी, क्योंकि उन्होंने लगभग 2.5-3 महीने पहले अपने भांजे गुड्डू चोपले का रहने वाला वो लड़का एक हथियार भी दिया था। वो क्या था मुझे नहीं पता है, राइफल थी क्या था, ये तो वही जाने वो क्या था। मैंने बुलेट्स देखी, मुझे नहीं पता वो बुलेट्स किसकी थी। नेट पे डाल के देखा तो SLR की बुलेट्स थी। इसके लिए मैंने आर्मी बरेली जाके उनके जो सेंटर जैक्स रेजिमेंट का सेंटर है वहाँ जाके भी मैंने बात की। उन्होंने कहा आप अपनी लोकल पुलिस को कॉल करो, उनसे बोलो, उसे लेके जाएंगे और वो जो हमें रिपोर्ट देंगे हम उसके बाद कुछ देख सकते हैं, लेकिन ये काम आपकी लोकल पुलिस का है। इसलिए मैंने कोशिश की कम से कम जो देश का असला है वो तो वहां तक पहुंचा सकूं। वो मेरे घर का तो नहीं है, क्योंकि मुझे डर है अगर मेरे पति के हाथ लगा तो वो हमें मार देंगे। मुझे मेरे बेटे को 100% वो मार देंगे, मैं जानती हूँ इस चीज को। मेरे बचाव के लिए जो हो सकता है या जो देश के हित में हो सकता है मैंने वो काम किया। वहीं ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र से सेक्टर 36 के एक इलाके से 2 महिला और 2 पुरुष पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप सामने आया है। स्थानीय लोगों ने इस संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को दी है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। आरोप है कि बेसमेंट में लोगों को इकट्ठा कर धर्मांतर कराने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 आरोपियों को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की। आरोपी के कब्जे से संदिग्ध पुस्तकें भी बरामद हुई, जिसके माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है और अन्य संदिग्ध तत्वों की पहचान करने में जुटी है। बीटा 2 थाना क्षेत्र के एक छर इलाके में ये मामला सामाजिक और धार्मिक संवेदनाओं के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। पुलिस ने चेतावनी दी कि इस प्रकार की गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच जारी है और पुलिस जल्द पूरे मामले को स्थिति साफ करेगी। वहीं गाजियाबाद के थाना मुरादनगर पुलिस ने नकली दवाई का बड़ा मामला पकड़ा है। पुलिस ने हिमालय कंपनी की प्रसिद्ध लीवर को ठीक करने वाली गोली लीव 52 की 50,000 नकली गोलियों के साथ 500 रैपर, 1200 ढक्कन और 1200 प्लास्टिक डिब्बे बरामद किए। इसके साथ बैगन आकार भी जब्त की गई। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पृष्ठभूमि बेहद विविध है। मयंक अग्रवाल ग्रेजुएट है और होलसेलर दवा व्यवसायी है। तुषार ठाकुर रेडियोलॉजिस्ट की पढ़ाई कर रहा है। आकाश ठाकुर और अनुज गर्ग इलेक्ट्रीशियन है और 8वीं पास है, जबकि नितिन त्यागी मोदीनगर में मेडिकल स्टोर चलाते हैं। पुलिस के मुताबिक मयंक अग्रवाल ने हरियाणा के सोनीपत से नकली लीवर बनवाना शुरू किया और कई राज्यों में इसका सप्लाई किया। दुकानदारों को शक ना हो इसके लिए नकली दवाई के साथ असली बिल भी दिए जाते थे। इस मामले से नकली दवाई की कॉरपोरेट तरह की आपराधिक नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। पुलिस पूरी जांच में जुटी है और अन्य सहायक आरोपी की पहचान कर रही है। 3 जनवरी को हिमालयन कंपनी से एक शिकायत आई थी कि इनका कुछ माल जो है वो फर्जी माल बना करके दुकानों पर सप्लाई किया जा रहा है। इस तरह की जो चीज़ें थी वहाँ पर इनको बताया गया कि मुरादनगर से सप्लाई की गई थी, अलीगढ़ में सप्लाई हुई थी। इस बेसिस पर मुरादनगर थाने में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था
अभियोग पंजीकरण के बाद मुरादनगर के थाने की टीम और प्लस जो हमारी स्वाट टीम थी उन लोगों ने इसमें टेक्निकली चेक करना शुरू किया। चेक करने के बाद कुछ लोगों का नाम प्रकाश में आया। उनको जब लाकर पूछताछ की गई तो इनके द्वारा स्वीकार किया गया। इनके द्वारा ली 52 का जो माल है ये हरियाणा की कंपनी से बनवाया जाता था और इसके जो रैपर और डिब्बे थे वो मेरठ की जगह से बनवाया जाता था। तो इसमें पूछताछ करने के उपरांत इनको जो माल बरामद हुई हैं इनकी पूछताछ से माल बरामद किए गए हैं। उसमें रैपर भी है, डिब्बियाँ भी हैं, उसके ढक्कन भी हैं और उसकी जो उससे जो डाइस बनाया जाता है वो डाई भी बरामद हुई है। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।